Hello students, my name is Uruj Fatima. So welcome back again in another video of exit exam preparation series. तो जैसे कि हमने पार्ट 1 में पढ़ा था पेपर 1 का पार्ट बी यानी कि फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स जो कि पेपर 1 का पार्ट बी है वो हमने डिस्कस किया था, उसका चैप्टर 1 एंड 2। तो हम इसके आज आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट। सो जितनी भी प्रिपरेशन सीरीज इसकी जो कंप्लीट वीडियोज है आपको हमारे चैनल जो ठाकुर पब्लिकेशन का है फार्मेसी न्यूज एंड बुक्स, उस पर आपको मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप इसकी बुक खरीदना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है वो हमारी वेबसाइट जो है आप उससे परचेज कर सकते हैं, प्लस इसका जो परचेजिंग लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। तो चलिए हम टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से विच इज ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 एंड न्यू अमेंडमेंट्स। यानी कि जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट है ये 1940 में आया था और इसके जो रूल्स है वो आए थे 1945 में। तो मेन एम जो था इस एक्ट का विच इज ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट इज टू मेंटेन द इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। यानी कि जो भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स इंडिया में यूज हो रही हैं उसका इंपोर्ट कराना, उसका मैन्युफैक्चर कैसे होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन और उसका सेल कैसे होगा, इन सारी चीजों को रेगुलेट करना, मैनेज करना और मेंटेन करना ही जो है ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं आपके ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में। तो इसमें जो है कुछ डेफिनेशंस हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ डेफिनेशंस शॉर्ट डाउन करके आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ ड्रग। तो ड्रग की अगर डेफिनेशन की बात करें तो ड्रग इज all the medicines for internal or external use of human beings or animals and all substances intended to be used for or in the diagnosis, treatment, mitigation or prevention of any disease or disorder in human beings or animals, including preparations applied on human body for the purpose of repelling insects like mosquitoes। तो आई नो डेफिनेशन बहुत बड़ी है तो मैं इसको ब्रेक डाउन करती हूँ आपके लिए। तो कोई भी मेडिसिन जो इंटरनल या फिर एक्सटर्नल यूज के लिए होती है, यानी कि फॉर एग्जांपल स्किन पे अप्लाई करने के लिए या फिर एक्सटर्नल यूज के लिए या फिर इंटरनल यूज के लिए जो हम इंजेस्ट करते हैं बॉडी में या फिर हम ओरली लेते हैं, तो वो ड्रग्स जो कि ह्यूमन बींग्स या फिर एनिमल्स के यूज के लिए होती हैं, या कोई भी सब्सटेंस जो किसी भी डिजीज या डिसऑर्डर के डायग्नोसिस के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए, उसके मिटिगेशन के लिए, यानी कि किसी भी पेन या ऐसी कोई जो सिम्टम है उसको कम करने के लिए या फिर उस डिजीज या डिसऑर्डर के प्रिवेंशन के लिए हम यूज करते हैं, वो सारे ही सब्सटेंसेस होती हैं ड्रग्स। तो ये जो है ड्रग की स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, ये आपके एमसीक्यू फॉर्म में एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। तो नेक्स्ट डेफिनेशन जो इसमें हम पढ़ेंगे वो है कॉस्मेटिक्स की। तो कॉस्मेटिक्स क्या होता है? एनी आर्टिकल इंटेंडेड टू बी रब्ड, poured, sprinkled or sprayed on or introduced into or otherwise applied to the human body or any part thereof for cleansing, beautifying, promoting attractiveness or altering the appearance, and includes any article intended for use as a component of cosmetic। तो cosmetic कोई भी ऐसा आर्टिकल है या कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जो कि बॉडी में हमारे रब किया जाता है या पोर किया जाता है, स्प्रिंकल किया जाता है या फिर स्प्रे किया जाता है या फिर किसी भी बॉडी कैविटी में इंट्रोड्यूस किया जाता है, किस लिए? फॉर द पर्पस ऑफ क्लींजिंग, यानी कि उस एरिया को या फिर उस बॉडी कैविटी को या फिर उस बॉडी पार्ट को क्लीन करने के लिए, उसको ब्यूटिफाई करने के लिए, उसको अच्छा दिखाने के लिए या फिर जो है उसके अट्रैक्टिवनेस को प्रमोट करने के लिए जो भी हम सब्सटेंसेस यूज करते हैं वो सारे ही कवर होते हैं किसके अंदर? कॉस्मेटिक के अंदर। तो ये हो गई कुछ डेफिनेशन इस एक्ट के अंदर जो आती हैं। इसमें बहुत सारी शेड्यूल्स आते हैं, तो ये जितने भी शेड्यूल्स इसमें कवर्स होते हैं या जो फॉर्म्स कवर होते हैं ये मैं आपको एमसीक्यूज डिस्कस करते करते कवर हो जाएंगे आपके। तो इसमें हम देखते हैं इस एक्ट में का एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, कि मतलब कौन कौन सी इसमें एजेंसीज आती हैं जो इस एक्ट में को कंपाइल करती हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट एंड रूल्स की हम बात करें तो इसमें एडवाइजरी बॉडीज आती हैं, एनालिटिकल बॉडीज आती हैं और एग्जीक्यूटिव बॉडीज आती हैं। तो एडवाइजरी बॉडीज जो है उसमें आप उसके अंदर आपकी आती हैं दो, डीटैब यानी कि ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड एंड डीसीसी विच इज ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी। तो ये दोनों जो है ये है एडवाइजरी बॉडीज। फिर इसमें आती है एनालिटिकल बॉडीज जैसे कि सीडीएल यानी कि सेंट्रल ड्रग्स लैबोरेटरी, स्टेट ड्रग कंट्रोल लैबोरेटरी एंड गवर्नमेंट एनालिस्ट। तो ये जो तीनों हैं ये है एनालिटिकल बॉडीज। अब इसमें आती हैं कुछ एग्जीक्यूटिव बॉडीज जैसे कि लाइसेंसिंग अथॉरिटीज, कंट्रोलिंग अथॉरिटीज एंड ड्रग इंस्पेक्टर्स। तो ये जो तीनों आते हैं ये है आपके एग्जीक्यूटिव बॉडीज। तो यहाँ हमने बात कर ली इस एक्ट के जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन में जितनी भी एजेंसीज आती हैं उनकी। तो अब हम स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज से। तो पहला जो एमसीक्यू इसमें आता है वो है विच शेड्यूल डील्स विद द लिस्ट ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जितने भी शेड्यूल्स हैं जो मैंने वहां पे नहीं आपको थ्योरी में बताए हैं, वो जितने भी एमसीक्यूज हैं आपके सारे उसमें
कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसमें वो है कि विच शेड्यूल डील्स विद द लिस्ट ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। तो नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस किस में कवर होते हैं, चलिए देखते हैं। तो जो शेड्यूल एच है, तो इसमें जो है वो आता है लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, यानी कि वो ड्रग्स जो सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू ही आपको मिल सकती हैं, वो ड्रग्स जितनी भी हैं सारी वो कवर होती हैं शेड्यूल एच में। शेड्यूल एन जो है इसमें आती है लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर रनिंग अ फार्मेसी, यानी कि एक फार्मेसी को चलाने के लिए जितने मिनिमम इक्विपमेंट या फिर इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत है वो आते हैं सारे के सारे शेड्यूल एन में। फिर ये जो शेड्यूल जी है इसमें वो सारी ड्रग्स आती हैं जो आप मेडिकल सुपरविजन के अंदर ही ले सकते हैं, यानी कि कोई भी डॉक्टर के सुपरविजन में ही आप वो ड्रग्स ले सकते हैं, वो सारी आती हैं शेड्यूल जी में। तो यानी कि शेड्यूल एक्स जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। शेड्यूल एक्स जो है वो डील करता है विद द लिस्ट ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन डी। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि शेड्यूल P1 स्पेसिफाइज द, यानी कि शेड्यूल P1 में क्या आता है। तो सेंसिटिव एंटीबायोटिक्स, इसके लिए एज सच कोई शेड्यूल नहीं है। पैक साइज ऑफ ड्रग्स, तो पैक साइज ऑफ ड्रग्स जो होता है वो शेड्यूल पी के लिए होता है, शेड्यूल P1। फिर ऑप्शन बी जो इसमें दिया गया है वो है पैक साइज ऑफ ड्रग्स। तो पैक साइज ऑफ ड्रग्स जो है वो इसका सही आंसर है। शेड्यूल P1 स्पेसिफाइज द पैक साइज ऑफ ड्रग्स, यानी कि ड्रग्स का पैक साइज कितना होना चाहिए ये शेड्यूल P1 स्पेसिफाई करता है। जो ऑप्शन सी एंड डी है तो मैं आपको बता देती हूँ कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जो है वो आता है शेड्यूल एम में, और जो लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स है वो आता है आपका शेड्यूल पी में। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें पूछा गया है कि द सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी इज एस्टैब्लिश्ड इन डैश अंडर द कंट्रोल ऑफ अ डायरेक्टर, यानी कि सीडीएल जो है विच इज सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी, ये कहाँ पे एस्टैब्लिश हुई थी। तो चेन्नई इसका रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन ए जो है, बी जो ऑप्शन है इसका कोलकाता इज द राइट आंसर। तो जो सीडीएल है ये कोलकाता में एस्टैब्लिश हुई थी अंडर द कंट्रोल ऑफ अ डायरेक्टर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे पूछा गया है, डैश एनालाइजेस द ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स टेस्ट सैंपल्स इन लैब्स सेंट बाय द ड्रग इंस्पेक्टर्स, यानी कि कौन वो इंडिविजुअल है जो भी ड्रग इंस्पेक्टर जो होते हैं वो सैंपल्स भेजते हैं, तो कौन वो इंडिविजुअल होते हैं जो उन सैंपल्स को एनालाइज करके उसको एग्जामिन करते हैं। तो सबसे पहले इसमें ऑप्शन दिया गया है गवर्नमेंट एनालिस्ट, विच इज द राइट आंसर। जो गवर्नमेंट एनालिस्ट होते हैं वही क्या करते हैं, जो ड्रग इंस्पेक्टर सैंपल भेजते हैं उनको एनालाइज करते हैं या फिर उनको एग्जामिन करते हैं। अब ड्रग इंस्पेक्टर ऑब्वियसली उनका काम होता है इंस्पेक्शन करना, तो वो ड्रग सैंपल्स को एनालाइज या फिर एग्जामिन नहीं करते हैं। उनका काम होता है सिर्फ और सिर्फ किसी भी एरिया का, किसी भी फार्मेसी का इंस्पेक्शन करके अगर कोई भी उसको सस्पिशियस एक्टिविटी वहां पे होती है या फिर कोई ऐसी ड्रग है जिसका उसको सस्पिशियस है वो कि वो ड्रग सही नहीं है, तो वो उसको गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास क्या करते हैं, सैंपल के लिए भेजते हैं। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो हैं उनका काम ना ही ड्रग को एनालाइज या एग्जामिन करना होता है, ना ही उनका काम होता है कि वो किसी एरिया को इंस्पेक्ट करे या फिर वहां से कोई सैंपल्स भेजे। तो ये दोनों जो ऑप्शन हैं वो आपके रॉन्ग है। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, विच इज गवर्नमेंट एनालिस्ट। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि द ड्रग्स विच आर इम्पोर्टेड अंडर द नेम्स ऑफ अदर ड्रग्स आर कॉल्ड एज, यानी कि कौन सी वो ड्रग्स हैं अगर जिनको किसी और ड्रग के नाम पे इंपोर्ट किया जाए तो उनको हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए जो दिया गया है वो है अडल्ट्रेटेड ड्रग्स। तो अडल्ट्रेटेड ड्रग्स वो होती हैं जो किसी भी फिल्दी या फिर डर्टी मटेरियल से किसी भी ड्रग को अगर बना दिया जाता है तो वो होती है अडल्ट्रेटेड ड्रग्स। और अडल्ट्रेशन की वजह से क्या होता है, जो ड्रग्स की क्वालिटी होती है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाती है, वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। नेक्स्ट इसमें आता है मिस ब्रांडेड ड्रग्स। तो मिस ब्रांडेड ड्रग्स वो होती हैं जो जैसा स्टैंडर्ड लेबल स्पेसिफाई किया गया है उस मैनर में अगर लेबल नहीं होती हैं तो वो ड्रग्स आती हैं मिस ब्रांडेड ड्रग्स में। तो जो स्प्यूरियस ड्रग्स होती हैं, हाँ वो ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनको अगर हम किसी और ड्रग के नाम पे इंपोर्ट करते हैं तो वो आते हैं स्प्यूरियस ड्रग में, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, विच इज स्प्यूरियस ड्रग्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आपका पूछा गया है द शेड्यूल फॉर स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स, यानी कॉस्मेटिक्स के लिए जो भी स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं वो कौन सा शेड्यूल कवर करता है। तो पहला ऑप्शन जो दिया गया है वो शेड्यूल सी है। तो शेड्यूल सी में जितने भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं उनकी लिस्ट दी गई है, वो सारे आते हैं शेड्यूल सी में। शेड्यूल एम मैंने आपको ऊपर भी बताया था, इसमें आती है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस यानी कि जीएमपी।
फिर शेड्यूल आर जो है, तो शेड्यूल आर जो है इसमें आते हैं स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, यानी कि जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं उनके लिए जो भी स्टैंडर्ड्स हैं वो सारे के सारे दिए गए हैं शेड्यूल आर में। ऑप्शन डी जो दिया गया है शेड्यूल एस, हाँ इसमें आते हैं स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स, जितने भी स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉस्मेटिक्स हैं ये आपके कवर किए गए हैं शेड्यूल एस में। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। तब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि शेड्यूल एक्स ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट कंप्राइजेस ऑफ, यानी कि जो शेड्यूल एक्स है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट का, डीएनसी एक्ट का, इसमें क्या आता है, किस चीज के स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं। सबसे पहला इसमें है लिस्ट ऑफ इनक्योरेबल डिजीजेस, तो लिस्ट ऑफ इनक्योरेबल डिजीज जो है वो आपका शेड्यूल जे में दिया हुआ है। गाइडलाइंस फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स जो है ये आपका दिया गया है शेड्यूल वाई में, और जो लिस्ट ऑफ जेनेरिक ड्रग्स है ये आपका दिया गया है शेड्यूल डब्ल्यू में। लास्ट आंसर यानी कि जो ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, वो इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये जितने भी शेड्यूल्स हैं वो शेड्यूल एक्स में नहीं आते हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं ये अलग अलग शेड्यूल्स के हैं, शेड्यूल एक्स के नहीं है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट शेड्यूल एफ एफ इज रिलेटेड विद, यानी कि शेड्यूल एफ एफ जो है वो क्या कवर करता है, पेरेंटल प्रिपरेशंस नहीं, वो इसमें नहीं आता है। ऑइंटमेंट फॉर्मुलेशन में भी वो भी जो है शेड्यूल एफ एफ कवर नहीं करता है। फिर आता है स्किन कॉस्मेटिक प्रिपरेशन, उसको भी शेड्यूल एफ एफ कवर नहीं करता है, यानी कि जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी विच इज ऑफ्थैल्मिक प्रिपरेशन। तो जितने भी स्टैंडर्ड्स ऑफ्थैल्मिक प्रिपरेशन के लिए दिए गए हैं वो आते हैं शेड्यूल एफ एफ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल एम इज रिलेटेड टू, तो अभी तक आपको याद हो चुका होगा कि इसका क्या आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर है जीएमपी, यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर भी बताया था कि जो शेड्यूल एम है उसमें जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के लिए वो आते हैं शेड्यूल एम में। लिस्ट ऑफ डिजीज एंड एलिमेंट्स विच अ ड्रग कैन नॉट क्लेम, तो यानी कि ये है लिस्ट ऑफ इनक्योरेबल डिजीज, यानी कि वो डिजीज जो कोई भी ड्रग क्योर नहीं कर सकती है, तो ये था शेड्यूल जी में। क्योरेबल डिजीज के लिए ऐसा कोई शेड्यूल नहीं है। और जो पैक साइज ऑफ ड्रग्स है ये भी हम ऊपर कवर कर चुके हैं, तो जो पैक साइज ऑफ ड्रग्स है ये कौन कवर करता है, शेड्यूल P1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जो पूछा गया है वो है स्पेसिफाई द फॉर्म नंबर रिक्वायर्ड फॉर द लाइसेंस फॉर रिटेल सेल ऑफ शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग्स, यानी कि शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग्स की रिटेल सेल के लिए कौन सा लाइसेंस दिया गया है। तो इसके लिए दिया गया है लाइसेंस, तो इसके लिए दिया गया है फॉर्म नंबर 21, यानी कि जो ऑप्शन बी है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो फॉर्म नंबर 21 जो है उसमें, तो फॉर्म नंबर 21 में वो लाइसेंस है जिसके लिए जो आपके शेड्यूल सी एंड C1 में जितने भी ड्रग्स आते हैं उसके रिटेल सेल के लिए इस फॉर्म की आपको जरूरत पड़ती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि कॉस्मेटिक्स मींस एनी आर्टिकल इंटेंडेड टू, यानी कि कॉस्मेटिक्स कौन सा आर्टिकल है, यानी कि कॉस्मेटिक कौन सा सब्सटेंस है। तो पहला ऑप्शन जो ए है वो पूछा है अफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि कॉस्मेटिक्स जो है वो कोई भी ऐसा आर्टिकल नहीं होता है जो आपका ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसको अफेक्ट नहीं करता है। दूसरा ऑप्शन जो ऑप्शन बी है वो है डिस्ट्रक्ट वर्मिन ऑफ इंसेक्ट, तो ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन जो दिया गया है ऑल्टर द अपीयरेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो ये आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। जैसा कि अभी हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि कॉस्मेटिक वो सब्सटेंस होता है जो आपकी ह्यूमन बॉडी का जो अपीयरेंस है उसमें अट्रैक्टिवनेस जो है उसको प्रमोट करता है, उसको ब्यूटिफाई करता है। तो ऑप्शन सी जो है उसका ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है डीटैब मीन्स, यानी कि डीटैब क्या है। तो डीटैब का बेसिकली यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया है जो कि मैंने आपको इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के में बताया था। तो डीटैब का जो फुल फॉर्म है वो है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, यानी कि जो ऑप्शन बी है ये इसका करेक्ट आंसर है विच इज डीटैब और ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो कौन कौन से डिजीजेस हैं जो क्लेम कोई भी ड्रग क्लेम करता है कि वो उसको क्योर। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो लिस्ट है डिजीजेज एंड एलिमेंट्स की जो एक ड्रग नहीं क्लेम करता है कि वो क्योर कर सकता है, तो इसका ऑप्शन है शेड्यूल जे, शेड्यूल एम, शेड्यूल के एंड शेड्यूल एन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए विच है शेड्यूल जे। शेड्यूल जे के अंदर लिस्ट दी गई है उन सारे डिजीजेस की जो कोई भी ड्रग क्लेम नहीं करती है कि वो उनको क्योर कर सकता है। शेड्यूल एम एज यू नो इज अबाउट जीएमपी के जो है इसमें वो ड्रग्स आती हैं which are exempted from the provision of manufacture। और शेड्यूल एन जो है जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि मिनिमम इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर रनिंग अ फार्मेसी, वो सारे इक्विपमेंट्स जिनको जरूरत पड़ती है फार्मेसी चलाने के लिए वो सारे आते हैं शेड्यूल एन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट शेड्यूल वी इज रिलेटेड टू, यानी कि शेड्यूल वी में
क्या आता है। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। स्टैंडर्ड्स फॉर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन, ड्रग्स exempted फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स, स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स एंड लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्टैंडर्ड्स फॉर पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन। तो ये सारी आती हैं शेड्यूल बी में। जो ड्रग्स exempted फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स, तो ये आती है शेड्यूल डी के अंदर। स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स जो है वो आते हैं शेड्यूल F1 के अंदर, और जो लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स ही आपको पता ही होगा, ये आते हैं शेड्यूल H के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है कि शेड्यूल सी प्रिस्क्राइब्स द स्टैंडर्ड्स फॉर। तो ये मैं आपको एक बार पहले भी बता चुकी हूँ, अगर आपको ये याद है तो शेड्यूल सी जो है उसमें आते हैं लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, यानी कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है इज द राइट आंसर, विच इज द लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। What is the minimum qualification to be appointed as drug inspector as per the Drugs and Cosmetics Act और DNC Act? यानी कि ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए कौन सी मिनिमम क्वालिफिकेशन की आपको जरूरत पड़ती है। तो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है DI बनने के लिए वो है ग्रेजुएट इन फार्मेसी, यानी कि बी फार्म। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर है। डिप्लोमा इन फार्मेसी इज द रॉन्ग आंसर। एंड ऑफ कोर्स जब आप ग्रेजुएट होंगे तभी आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करेंगे विच इज एम फार्म। तो एम फार्म भी इसका रॉन्ग आंसर है, BSc तो है ही नहीं, दिस इज द रॉन्ग आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, विच इज बैचलर ऑफ फार्मेसी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है CDL और सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, यानी कि CDL किसने एस्टैब्लिश किया था। पहला इसका ऑप्शन है DEC यानी कि ड्रग्स इंक्वायरी कमिटी, विच इज द रॉन्ग आंसर। दूसरा इसका आंसर है इंडियन गवर्नमेंट, ये भी इसका रॉन्ग आंसर है। थर्ड ऑप्शन जो इसका दिया गया है वो है हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमिटी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन सी जो है विच इज हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमिटी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ऑप्शन डी जो है CDRI विच इज द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज द रॉन्ग आंसर। जिसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है टोटल एरिया रिक्वायर्ड फॉर रिटेल होलसेल ड्रग स्टोर टुगेदर। अगर किसी भी इंडिविजुअल को रिटेल ड्रग स्टोर और होलसेल ड्रग स्टोर एक साथ बनाना है तो उसके लिए कितना स्टैंडर्ड एरिया की जरूरत पड़ती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, विच इज 15 स्क्वायर मीटर्स। तो किसी भी इंडिविजुअल को अगर रिटेल सेल और होलसेल ड्रग स्टोर एक साथ बनाना है तो उसको 15 स्क्वायर मीटर्स के एरिया की जरूरत पड़ती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है बायोलॉजिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आर इंक्लूडेड इन द शेड्यूल। ये अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है, आई होप आपको इसका आंसर याद होगा। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, विच इज शेड्यूल C एंड C1। तो शेड्यूल C एंड C1 जो है इसमें जितने भी लिस्ट है बायोलॉजिकल और बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की वो सारे ही प्रोडक्ट्स इसमें आते हैं। शेड्यूल A जो है इसमें प्रोफॉर्मा दिया गया है लाइसेंस के लिए। शेड्यूल B जो है इसमें फी स्पेसिफाई करी गई है फॉर टेस्ट एनालिसिस बाय द CDL और सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी एंड द गवर्नमेंट एनालिस्ट। और शेड्यूल X इसमें आपको मैंने बताया ही था कि इसमें आते हैं लिस्ट ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो शेड्यूल N स्टेट यानी कि शेड्यूल N में क्या आता है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर कि शेड्यूल N क्या होता है। तो शेड्यूल N होता है लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर रनिंग अ फार्मेसी। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, विच इज द लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ अ फार्मेसी। तो लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स ये ऐसे किसी शेड्यूल में स्पेसिफाई नहीं किया गया है। और इसका जो ऑप्शन बी है वो भी इसका रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन सी जो है विच इज रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस एंड हाइजीनिक कंडीशन टू बी कंप्लाइड, ये भी इसका रॉन्ग आंसर है। और ऑप्शन डी जो है विच इज स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉस्मेटिक्स, ये आता है आपका शेड्यूल एस में, ये भी इसका रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है वो है इफ द ड्रग इज नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर देन इट इज डीम्ड टू बी। तो कोई भी ड्रग अगर प्रिस्क्राइब्ड मैनर में लेबल्ड नहीं होती है तो उस ड्रग को क्या कहते हैं। तो प्रोप्राइटरी मेडिसिन इसका रॉन्ग आंसर है। अडल्ट्रेटेड ड्रग्स मैंने आपको बताया था, किसी भी फिल्दी मटीरियल से अगर किसी ड्रग का अडल्ट्रेशन करते हैं, उसमें किसी भी ड्रग में उसको मिक्स कर देते हैं तो वो ड्रग अडल्ट्रेटेड हो जाती है। फिर इसका एक ऑप्शन है ऑप्शन सी, मिस ब्रांडेड ड्रग्स। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो ही इसका करेक्ट आंसर है। मिस ब्रांडेड ड्रग्स ही वो होती हैं अगर हम किसी ड्रग को लेबल नहीं करते हैं स्पेसिफाइड मैनर में या जितना स्टैंडर्ड गाइडलाइंस में दिया गया है तो उन ड्रग्स को हम मिस ब्रांडेड ड्रग्स कहते हैं। वैष्णवी एक में मुझे दिखाना है यार वो वर्ड फाइल। और जो ऑप्शन डी है वो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ही था, स्प्यूरियस ड्रग्स वो होती हैं अगर वो इम्पोर्ट होती हैं कोई भी ड्रग किसी दूसरे ड्रग के नाम से तो उसको हम स्प्यूरियस ड्रग्स कहते हैं। तो जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, विच इज मिस ब्रांडेड ड्रग्स।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इफ द ड्रग कंटेन्स एनी हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंस विच में रेंडर इट इंजूरियस टू हेल्थ देन इट इज डीम्ड टू बी। यानी कि कोई भी ड्रग अगर ऐसा कोई हार्मफुल या फिर टॉक्सिक सब्सटेंस इसमें प्रेजेंट होता है जो कि किसी भी इंडिविजुअल की हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है या फिर टॉक्सिक होता है, तो उस ड्रग को हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए विच इज अडल्ट्रेटेड ड्रग्स। अडल्ट्रेटेड ड्रग्स अगर किसी भी ड्रग को आप अडल्ट्रेट करते हैं किसी भी लो क्वालिटी या चीप मटेरियल के साथ या किसी भी फिल्दी मटेरियल के साथ, तो वो ड्रग अडल्ट्रेटेड हो जाती है। साथ ही साथ वो क्या करती है, जो भी इंडिविजुअल है उसकी हेल्थ को भी वो नुकसान पहुंचाती है, उसके लिए हार्मफुल या फिर टॉक्सिक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है इसका इफ द ड्रग इज इम्पोर्टेड अंडर अ नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग देन इट इज डीम्ड टू बी। आई एम श्योर आपको इसका आंसर अब तक याद हो चुका होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी विच इज स्प्यूरियस ड्रग्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया द शेड्यूल इन द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट दैट डील्स विद द रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स इम्पोर्ट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग। ये भी अगर आपको याद हो तो मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ कि जो गाइडलाइंस हैं फॉर द क्लिनिकल ट्रायल्स वो किस शेड्यूल में आती हैं, तो वो आती हैं शेड्यूल वाई में। तो शेड्यूल वाई जो है इसमें जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, गाइडलाइंस हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए या फिर किसी भी ड्रग के इम्पोर्ट या फिर नई ड्रग के मैन्युफैक्चर के लिए, तो वो सारी आती हैं शेड्यूल वाई में। शेड्यूल ओ जो है इसमें आती हैं स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स। शेड्यूल एम जो है इसमें आता है जीएमपी एंड शेड्यूल एफ जो है, तो शेड्यूल एफ जो है उसमें रिक्वायरमेंट आती हैं जो स्पेस रिक्वायरमेंट्स हैं, इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं या फिर जितने भी स्टैंडर्ड्स है किसी ब्लड बैंक को बनाने के लिए, वो सारे के सारे कवर होते हैं शेड्यूल एफ में। तो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो इस सीरीज का है वो इसमें चलिए पढ़ते हैं। तो लिस्ट ऑफ कोलतार कलर्स परमिटेड टू बी यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स इज कवर्ड अंडर। यानी किस शेड्यूल में जितने भी लिस्ट ऑफ परमिटेड कलर्स हैं किसमें जिसमें कोलतार कलर्स जो है वो परमिट किए गए हैं कि आप वो यूज कर सकते हैं, वो कौन से शेड्यूल में आते हैं? सो द करेक्ट आंसर विल बी शेड्यूल क्यू विच इज द ऑप्शन सी। यानी कि जो शेड्यूल क्यू है उसके अंदर जो लिस्ट है कोलतार कलर्स की जिनको आप कॉस्मेटिक्स में यूज कर सकते हैं वो दिए गए हैं। शेड्यूल ओ जैसे मैंने अभी आपको बताया उसमें आता है स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स। शेड्यूल पी जिसमें आता है लाइफ, तो शेड्यूल पी जिसमें आता है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स जो दिया गया है वो शेड्यूल पी के अंदर आता है। और शेड्यूल आर जो है, तो शेड्यूल आर जो है इसमें आते हैं स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो ये हो गया। तो इस जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि शेड्यूल क्यू। तो इस सीरीज जो जितनी भी मैंने आपको क्वेश्चंस बताए मैंने कोशिश करी है कि जितने भी आपके मैक्सिमम टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं थ्रू एमसीक्यूज वो मैं आपसे डिस्कस करूं। तो आप ये सारे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ आप इसको डिटेल में पढ़ने के लिए हमारी जो ठाकुर पब्लिकेशन की बुक है आप उसको भी परचेज कर सकते हैं। उसका परचेजिंग लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। So till then, study hard and all the best for your exams.